एक जगह का तो एक उदाहरण मुझे लिख के भेजा हुआ एक बीएलओ ने हम्म, कि सर, मैं अपना नाम नहीं दे सकता हाँ, लेकिन मैं फलानी जगह था, मैं बीएलओ हूं, एक्यूरेसी के साथ बीजेपी ने हाँ, और जदयू ने हम्म, हर बीएलओ के पास अपने एजेंट और अपने और भी प्रभाव करने वाले लोग लगाए थे। जिस तरह से बीजेपी तैयार है आज के वक्त में, और उसके पास आरएसएस नाम का एक ऐसा संगठन है जो न कहीं रजिस्टर्ड है न कुछ है, लेकिन सब जगह उपलब्ध है। अब एकदम क्वैक्स आ गए। हम्म, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो किसी किस्म का कोई अध्ययन कर रहे हैं। अब शर्मनाक ये है कि हमारे टेलीविजन चैनलों ने और हमारे मीडिया ने, जिस पर हम पिछले कार्यक्रमों में भी बात कर चुके हैं और मैं तो लगातार बोलता हूं, न ये किसी तरह की विश्वसनीयता के लिए जवाबदेह है कि एक शाम ये देश के लोगों के जनमानस के उसका आखेट करते हैं। एक चीज ये सब छुपाते हैं कि उनको इस काम के लिए पैसा किसने दिया, हम्म, ये भी बताने की जिम्मेदारी है उनके नॉर्म्स में। तो ये आधार विहीन एक्सरसाइज है जो एक शाम लोगों के मन की भावना का आखेट करती है। कह रहे हैं कि बीजेपी घट रही है करीब 20 सीट। हाँ, इन्हीं के आकलन में देखिए आप, बीजेपी 20 सीट घट रही है। हाँ, जो नया नौजवान है बिहार का, हाँ, उसमें तेजस्वी के लिए आकर्षण बहुत जबरदस्त है। हाँ, ये पता लगता है कि इन्होंने बस चुनाव के वक्त 10,000 रुपए फेंक के किसी तरह से चुनाव बचाया है। लेकिन इन पॉइंट से बड़ा पॉइंट ये है जो खबर सासाराम से आ रही है हाँ, कि रात में वहां यूपी नंबर का एक ट्रक घुसा। उस समय उन्होंने वो सब कैमरे वगैरह जो लगे हुए हैं वहां, काउंट जहां बैलेट ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, मतलब जहां ईवीएम्स रखी हुई हैं, उस समय वो कैमरे बंद हो गए और वो घुसा। जो लोग वहां ड्यूटी पर थे, अन्य सभी दलों के, उन्होंने प्रतिवाद किया। वहां भीड़ जमा हो गई तो उस पर लाठीचार्ज हुआ है। और हम्म, उसके बाद क्या हुआ है पता नहीं। जुबेर ने, जो अल्ट न्यूज के फाउंडर्स में से एक है, हाँ, उन्होंने कम से कम 1 दर्जन केसेस दे दिए हैं हाँ, जिसमें देश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो दो दो इपिक नंबर लिए हुए हैं, जो कि एक अपराध है। हाँ, उनमें से एक मामले में भी हमने पुलिस की कार्रवाई दर्ज होते हुए नहीं देखी। तो इसका जवाब नहीं होता कि रेलगाड़ियों में जो मतदाता लाए गए, इसको कौन परमिट करता है, जबकि आपके कानून में है कि घरों से भी नहीं लेके जा सकते किसी को। युवाओं में हाँ, जातियों के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर हाँ, बहुमत जो है वो मतलब केंद्रीय सरकार की नीतियों और राज्य सरकार की नीतियों से जिससे बेरोजगारी फैल रही है, उसके खिलाफ है। एक्चुअली इस चुनाव का जो सबसे बड़ा टेक अवे विचारणीय बिल्कुल, हाँ, वो ये है। हाँ, और वो फ्रस्ट्रेशन इस चुनाव का एक केंद्रीय बिंदु बना है, ये सामने हमारे आया है। इस पर बात होनी चाहिए, बहुत जरूरी बात है। हाँ, लेकिन एक नतीजा इसका आ रहा है कि भविष्य की राजनीति के लिए खाद पानी हाँ, इंडिया गठबंधन के लिए तैयार हो रहा है देश में। ये तो मुकाबला कांटे का तो है ही है। तेजस्वी इसमें हार नहीं रहे हैं। हम्म, हाँ, वो जीत नहीं रहे हैं, हाँ, लेकिन वो हार भी नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि इस समय विपक्ष का काम करना भी आसान नहीं है। हाँ। चुनौतियां असाधारण रूप से बड़ी होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बिहार चुनाव पर एग्जिट पोल आ चुके हैं, कल नतीजे भी सामने आ जाएंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, नमस्कार। सबसे पहले तो एग्जिट पोल्स जो तमाम आए हैं, परसों भी आए और कल भी कुछ आए एक्सिस और बाकी पोल, तो क्योंकि आप बहुत महीन निगाह से इन्हें पढ़ते हैं, तो क्या समझ में आया सर एग्जिट पोल्स को देखकर? देखिए, ऐसा है कि एक जमाने में जब हम लोग, तो खैर इस मीडिया के थे नहीं, जो विजुअल मीडिया है, मतलब चाक्षुष मीडिया जिसे हिंदी में कहते हैं, हम लोग तो प्रिंट वाले थे। तो हम लोगों के सामने ये सब आया तो दूर दूर से देख रहे थे। फिर मैं अपने दूसरे कामों में भी लग गया था, तो मेरे साथ के तो बहुत सारे मित्र लोग इसमें शिफ्ट हुए, हाँ, लेकिन मैं नहीं था। और फिर वापस जब मैं लौटा तब तक काफी कुछ पानी बह चुका था नदियों में, और हम लोग पीछे आ गए थे। फिर उसके बाद ये डिजिटल मीडिया आ गया। इसने फिर से एक मौका दिया जो कि आदमी फिर से अप्लाई कर सकता है। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे आ गए, और सोशल मीडिया के बाद ये यूट्यूब वगैरह के जरिए थोड़ा सा हम लोग का भी हस्तक्षेप इसमें हो गया। तो हाँ, लेट एंट्रेंट हैं हम लोग, प्रिंट वाले। बहुत सारे लोग तो इसमें खैर सीख गए इस विधा को, और उन्होंने टेलीविजन काल जो अब पीछे जा रहा है, उस दौर में अपने को स्थापित किया। हम्म, खैर,
तो उसी दौर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे कई मित्र जो थे वो जब एनडीटीवी के रूप में तो नहीं, लेकिन हम प्रणव राय जी जब करते थे अपना सबसे शुरू में, हाँ। तब तो वो स्टार के लिए करते थे और तो वो सब जब करते थे तो एक मार्ग नाम की एक संस्था थी हाँ। जो उनके लिए सर्वेक्षण का काम करती थी। मेरी जानकारी के कुछ लोगों ने उसमें काम किया था और वो सचमुच में वो आंकड़े जुटाने फील्ड में जाते थे। उनके प्रश्नोत्तरी उनके पास होती थी बड़ी सी, और वो बसों वगैरह में जाके वो उनके जो लोग उनके लिए काम फूड सोल्जर होते थे वो सचमुच में फील्ड में वो आंकड़े जुटाते थे। हम्म। उसके आधार पर वो एनालिसिस आती थी, वो बड़ी विश्वसनीय प्रथा लगती थी और उसने प्रणव राय जी को भी बड़ा चेहरा और नाम दिया उससे, और उस विधा को भी दिया था हाँ। और एक विश्वास पैदा हुआ था। फिर उसके बाद जैसा कि हुआ कि उसमें जैसा कि हर एक चीज़ में होता है, और भारत जैसे देश में तो बहुत बड़ी आबादी है तो बहुत कुछ होता ही है। तो जब बहुत सारे लोग इसमें आ गए तो फिर वो देखा हमने कि प्रणव राय जी ने वो काम ही बंद कर दिया हम्म। और तमाम दूसरे लोगों ने वो सब शुरू कर दिया। और फिर उसमें ये हुआ कि पता नहीं उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें अपनी ख्याति और कुख्याति दोनों प्राप्त की है। लेकिन अब तो दूसरी चीज हो गई, डिजिटल फॉर्मेट आने के बाद क्या हुआ है, जो मुझे आखिर में पता है वो ये है कि अब सब फोन से किया जाता है हाँ। और सॉफ्टवेयर्स वगैरह से किया जाता है। तो अब फील्ड वाला तो काम खत्म हो गया। हम्म। अब इसमें यह है कि बहुत सारा फर्जी भी आ गया है। पहले भी एक दो फर्जी ऐसे थे जो सट्टा बाजार वगैरह के डाटा के आधार पर कुछ उसमें बैठ जाते थे। कभी तुक्का लग गया तो वाह वाह हो जाती थी, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फिर अगले में आ जाते थे। तो इस तरह से ये संख्या बढ़ी और अब एकदम क्वैक्स आ गए। हम्म। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो किसी किस्म का कोई अध्ययन कर रहे हैं। कोई, और अखबारों वगैरह ने भी इसमें हाथ साफ करना शुरू कर दिया। वो जैसे भास्कर ने अभी दे दिया कि साहब उनके हाँ। रिपोर्टर्स का ये वो है, वही उन्होंने ओपिनियन पोल में दिया था, उसी को उन्होंने एग्जिट पोल बता दिया वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बहुत सारी अब गड़बड़ियों की बाढ़ आ गई है। हाँ। अभी मुझे किसी ने भेजा है कि प्रसार भारती के जो चीफ हैं वर्तमान, रिटायर्ड आईएएस सहगल साहब, उनका बेटा भी कोई चलाता है नोएडा में किसी कंपनी में, वो 90% है। तो अब इस तरह के जब इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाएंगे और वो सब कहने लगेंगे कि हम सेफोलॉजिस्ट हैं, तो जो हलचल मचनी है वो मचेगी। एक के बारे में वो दिलीप ने बहुत अच्छी स्टोरीज उस फेसबुक पे पोस्ट डाली है इस मामले में। उसने दो तीन को उनका शोध किया, देखा उनका फेसबुक प्रोफाइल और अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की उनकी क्या स्थिति है। पाया कि वो सब बिल्कुल फर्जी हैं। बहुत सारे इसके पहले वर्षों में भी करते रहे हैं, विभिन्न चुनाव में रूट पटांग करते नहीं है, वो सब सिर्फ सीटों की घोषणा कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो इस तरह की घोषणाएं तो फेसबुक वगैरह पे और हम्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत से इंडिविजुअल भी करते रहते हैं। शर्मनाक ये है कि हमारे टेलीविजन चैनलों ने और हमारे मीडिया ने, जिस पर हम पिछले कार्यक्रमों में भी बात कर चुके हैं और मैं तो लगातार बोलता हूँ, इन लोगों ने अब किसी भी किस्म के नॉर्म का खुद बनाए, अपने जो इनके संगठन है उसने जो नॉर्म बना रखे हैं, न ये उनका पालन करते हैं, न ये किसी तरह की विश्वसनीयता के लिए जवाबदेह हैं। ये सब चूंकि आई बॉल्स का गेम होता है, उस दिन की सनसनी इनको पैदा करनी है, उस दिन का इन्हें अपने बाजार में अपना प्रभुत्व दिखाना है। तो एक दौड़ सी लगती है और उसमें गलत सही की अब कोई परिभाषा कहीं बची नहीं है। हम्म। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि एक शाम ये देश के लोगों के जनमानस के उसका आखेट करते हैं। हम्म। लोगों की भावना है कि वो नतीजा जानना चाहती है जल्दी से। हाँ। उस भावना का आखेट करने के लिए एक शाम जो है टेलीविजन चैनल निकलते हैं और ये सब लोग इस तरह के मनमाने विशेषज्ञ और मनमाने आंकड़े ये सब आते हैं। कुछ जिम्मेदारी से करते हैं जिन पर ढंग से बात होती है, लेकिन वो कुछ ही है। उन पर भी शंकाएं इसलिए होती है कि आज के दौर का जो हाल है, खर्च वर्च बहुत इन चीजों में लगता है। तो जब तक ये एक चीज ये सब छुपाते हैं कि उनको इस काम के लिए पैसा किसने दिया, हम्म। ये भी बताने की जिम्मेदारी है उनके नॉर्म्स में। हाँ। नरेंद्रनाथ मिश्रा ने एक अच्छी पोस्ट लिखी, मैंने भी फॉरवर्ड किया था। हाँ। उसमें उन्होंने वो नॉर्म्स बताए कि ये सब आपने खुद तय किए थे कि ये नॉर्म्स होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसमें परसेंटेज ऑफ वोट होना चाहिए, जेंडर वगैरह के जो बाइफर्केशंस हैं वो सब होना चाहिए, सैंपल साइज होना चाहिए, किसने आपको फंड किया ये सब होना चाहिए। ये सब चीजें हो तो एक तस्वीर सामने होगी, एनालिसिस के लिए आपके पास एक आधार होगा। तो ये आधार विहीन एक्सरसाइज है जो एक शाम
लोगों के मन की भावना का आखेट करती है विज्ञापनों के लिए और अपनी वो जो प्रतियोगिता है आई बॉल्स की, उसमें आगे रहने के लिए। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। और इसमें ये भी बिल्कुल हो सकता है, जैसा लोग शक करते हैं, कि जो इस समय सत्तारूढ़ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है देश में, ये सब लोग अल्टीमेटली उनकी सेवा में अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। इसमें मुझे बहुत कम गुंजाइश लगती है शक की, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सर बिल्कुल आपने ठीक बात बोली, और आम जनता भी अब शायद ये समझने लगी है, इसीलिए वो इन एग्जिट पोल्स को अपनी शाम तो बिताती है, लेकिन इंतजार उसको भी 14 को ही रहता है, जो नतीजे का दिन है। लेकिन सर कल मैं एक्सिस का जो उन्होंने डिटेल्स जारी की वो देख रहा था, तो उसमें कुछ चीजें निकल कर आई। एक चीज जो निकल कर सामने आई कि जो बिहार के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक है, उसका मेजर पोर्शन जा रहा है तेजस्वी यादव को। तो ये तो बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि युवा वर्ग अगर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहा है, तो ये तो जो जंगल राज के उनके ऊपर चिपकाए जाते रहे अभी तक की राजनीति में, जिसका तेजस्वी तो शायद बहुत छोटे रहे होंगे जिस राज की बात की जाती है, तो यानी तेजस्वी उससे अब आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो नतीजे हैं, भले ही वो आ जाएं जो इन्होंने दिखाए हैं, हाँ। इसके जो मतलब जो नतीजों के नतीजे हैं, वो हाँ। बहुत कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। हाँ। एक वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी घट रही है करीब 20 सीट। हाँ। इन्हीं के आकलन में देखिए आप, बीजेपी 20 सीट घट रही है। हाँ। नीतीश कुमार के साथ पिछली बार एलजेपी ने एक आप कह सकते हैं कि अंदरूनी वो किया किया हाँ। था, जिसको कहा जाता था बीजेपी ने करवाया था। हम्म। तो नीतीश कुमार जी उसकी भरपाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म। लेकिन ये दोनों मिलके तेजस्वी यादव की टैली से नीचे हैं। एक दूसरे जो नया मत आ रहा है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, हम्म। वो मत प्रतिशत जो नया अब नौजवान है बिहार का, हाँ। उसमें तेजस्वी के लिए आकर्षण बहुत जबरदस्त है। हाँ। और ये इनके अपने अपने आंकड़ों में ये है। तो यानी फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए जो खाद पानी तैयार हुआ है, हम्म। सामाजिक खाद पानी, वो इनके खिलाफ है और इनके पक्ष में है। ये पता लगता है कि इन्होंने बस चुनाव के वक्त 10,000 रुपए फेंक के किसी तरह से चुनाव बचाया है। हाँ। इसका नतीजा ये लगता है। हाँ। दूसरे, इन आंकड़ों को कैलकुलेट करते समय जो कुछ गलतियां हैं, हाँ। जैसे ये जोड़ लेते हैं कि 5% जो पासवान मतदाता हैं जो एलजेपी में हैं, वो सारे इनके साथ आ गए। हाँ। वो ये भूल जाते हैं कि पिछले, अभी मुझे किसी ने बंबई से फोन करके ये करेक्ट किया और ठीक किया। उन्होंने कहा पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने के लिए उन सीटों पर ऐसा किया था जिसमें नीतीश कुमार लड़ रहे थे, जेडीयू लड़ रहे थे। हाँ। लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, हम्म। या अन्य जो उनके सहयोगी लड़ रहे थे, जो आधी से ज्यादा है, उन पर उन्होंने सहयोग किया था बीजेपी को। हाँ। तो यानी 5% जो है आप जोड़ लेते हैं, जबकि आधा तो उन्होंने पिछले चुनाव में भी आधे से ज्यादा सहयोग किया था। हाँ। तो ये 2% हो सकता है, 5 नहीं, क्योंकि हाँ। 3% तो पिछले चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी को ही दिया था, इस चुनाव में भी दिया है। इस हाँ। चुनाव में अब जहां बीजेपी लड़ रही होगी, उसे हाँ। तो पिछले चुनाव में भी ये वोट मिला ही मिला था, तो उसका हाँ। तो कोई प्लस प्लस हुआ नहीं। जो पिछले चुनाव में था वही है। हाँ। ये अच्छी बात उन्होंने बताई। देखिए, ये सब टेक्निकल छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हाँ। लेकिन इन पॉइंट से बड़ा पॉइंट ये है जो खबर सासाराम से आ रही है, हाँ। कि रात में वहां यूपी नंबर का एक ट्रक घुसा। उस समय उन्होंने वो सब कैमरे वगैरह जो लगे हुए हैं वहां, काउंट जहां बैलेट बॉक्सेस रखे हुए हैं, मतलब जहां ईवीएम्स रखी हुई हैं, उस समय वो कैमरे बंद हो गए और वो घुसा। जो लोग वहां ड्यूटी पर थे, अन्य सभी दलों के, उन्होंने प्रतिवाद किया। वहां भीड़ जमा हो गई तो उस पर लाठी चार्ज हुआ है। और हम्म। उसके बाद क्या हुआ है पता नहीं। अब इस सब का कोई स्पष्टीकरण प्रशासनिक चुनाव मशीनरी की ओर से नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी अनेक चीजों का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए कोई उपस्थिति नहीं होता। हाँ। जुबेर ने, जो अल्ट न्यूज के फाउंडर्स में से एक हैं, हाँ। उन्होंने कम से कम 1 दर्जन केसेस दे दिए हैं, हाँ। जिसमें देश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो है, वो दो दो इपिक नंबर लिए हुए हैं, जो कि एक अपराध है। हाँ। उनमें से एक मामले में भी हमने पुलिस की कार्रवाई दर्ज होते हुए नहीं देखी। ऐसे मामलों में भी जिसमें पुलिस जुबैर को जवाब भी दे रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जवाब हाँ, भी दे जवाब रहा दे है, रहे हैं। दिखवा रहे हैं, लेकिन वो दिखवा ही रहे हैं।
जैसे चुनाव के पहले चरण के में कितने पुरुष कितने महिला मतदाता थे, इसका प्रतिशत देने में चुनाव आयोग ने चुनाव के दूसरे चरण को भी कंज्यूम कर लिया और उसके बाद दिया। यानी उसका कोई उपयोग या अध्ययन कोई नहीं समय से कर सकता। ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। ऐसे ही इन चीजों पर कोई उनका जवाब नहीं होता। इसका जवाब नहीं होता कि रेलगाड़ियों में जो मतदाता लाए गए, इसको कौन परमिट करता है, जबकि आपके कानून में है कि घरों से भी नहीं लेके जा सकते किसी को। मतदाता स्वयं अपने साधन से आएगा, मत देगा, चला जाएगा। आप उसे फैसिलिटेट नहीं कर सकते, ये कानून है। तो ये तो फैसिलिटेशन घर रेल की चल जगह रही है। दूसरे राज्य से हो रहा है, ट्रेन उसके लिए बुक हो रही है, बसेस बुक हो रही है, जहाज बुक हो रहे हैं। तो नहीं समझ में आता कि चुनाव आयोग करता ऐसा क्यों है। अभी उसे सुप्रीम कोर्ट से एक बात की नोटिस मिली है कि जो डुप्लीकेट मतदाता है, जिनके लिए सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है, उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उन डुप्लीकेट मतदाताओं को जो दो दो तीन तीन ईपिक नंबर लिए हुए हैं, क्यों विद्यमान किए हुए हैं चुनाव लिस्ट में। तो ये जो चीजें हैं, ये अनुत्तरित रह जा रही हैं इन सारी बहसों में। और इसके शोर में इन सवालों को, जो जरूरी सवाल है और जो राहुल गांधी वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए बहुत सारे, जो हमारी इस मतलब मतदाता लिस्ट को ही चैलेंज करते हैं, उसकी प्रणाली को, उसकी शुद्धता को। और इसके अनेक संकेत आए। जब बाहर से मतदान देने वाले तो हमने बहुत देखे, लेकिन जो वहीं के मतदाता थे और वहीं रहते हैं, उनका मत वहां से गायब था। कई लोगों का मत डाल लिया गया था। ये जो हमारी त्रुटियां हैं इस व्यवस्था में, जिन पर हमेशा उंगली आती है, इनको दुरुस्त करने का कोई काम करते हुए हमें चुनाव आयोग नजर नहीं आया, बल्कि टाल मटोल करता। और ऐसा लगता है, जैसा आरोप है राहुल गांधी का, कि उसकी मिली भगत है। तो ये चीजें अभी जब तक अनुत्तरित है, नतीजा कुछ भी आए, उस नतीजे पर विश्वास पैदा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात बोली। और तेजस्वी यादव इस बार सर बार बार जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह नहीं होने देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि कई सीटें बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट की थी और आखिरी टाइम पर बीजेपी जीती और बीजेपी ने सरकार बना ली। तेजस्वी यादव ने कल रात को भी अपने तमाम नेताओं के साथ बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और जो कल की तैयारियों को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉशियस है। तो लगता है कल का दिन जो है वो बड़ा तूफानी टाइप रहने वाला है। इस बार राजद के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद तो हैं कि रोकेंगे आखिरी मिनट की चोरी। देखिए, ये दावे तो करते हैं ये नेतागण, हम्म। लेकिन हम इन्हें तब से देख रहे हैं जब से एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू हुई। हम्म। उसके बाद हमने पाया कि जो उनके मामलों की वो शिकायतें जो ट्विटर पे ये लोग करते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, मीडिया में करते हैं, लेकिन फील्ड में जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे समय के दोस्त वहाँ आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, रिटायर भी हो गए कुछ, तो मेरी उम्र के लोग तो रिटायर हो चुके हैं। तो कई हैं मित्र हमारे, जो बातचीत होती रहती है उनसे। और तो उन लोगों ने बताया कि जिस तादाद में और जिस मतलब एक्यूरेसी के साथ बीजेपी ने और जदयू ने हर बीएलओ के पास अपने एजेंट और अपने और भी प्रभाव करने वाले लोग लगाए थे, उस तरह से कहीं भी इंडिया गठबंधन के लोग उपस्थित नहीं थे। और ये संख्या बहुत बड़ी है। एक जगह का तो एक उदाहरण मुझे लिख के भेजा हुआ एक बीएलओ ने, कि सर, मैं अपना नाम नहीं दे सकता, हाँ। लेकिन मैं फलानी जगह था, मैं बीएलओ हूँ, और मैं चाहता था कि दूसरा पक्ष भी, इंडिया का जो पक्ष है, वो भी साथ साथ रहे, क्योंकि मेरे पास आरएसएस और इन सब से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता, इनके सारे संगठनों के लोग बार बार आते थे। वो लोग अपनी लिस्ट थमाते थे, अपना जिनको निकलवाना होता है, जिनको जुड़वाना होता है, वो कर रहे थे। लेकिन इंडिया गठबंधन से कभी कोई नहीं आया। तो मैंने स्वयं उनके दफ्तर फोन करके पता लिया कि भाई, इस जगह पर आपका कौन प्रतिनिधि है और क्यों नहीं आता है। तो उन्होंने कांग्रेस से भी लिया और राजद से भी लिया। मतलब ये लिख के मुझे भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे। हाँ। तो उसने कहा कि मुझे राजद का जो आया वो तो कोई मृतक का नाम था, और जो हाँ। कांग्रेस से आया वो कहीं नौकरी करता था। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरा नाम क्यों डाल दिया इसमें। हाँ। तो इस तरह की स्थिति है। तो इन दलों की ये समस्या है कि ये सांगठनिक रूप से, जिस तरह से बीजेपी तैयार है आज के वक्त में, और उसके पास आरएसएस नाम का एक ऐसा संगठन है जो न कहीं रजिस्टर्ड है न कुछ है, लेकिन सब जगह उपलब्ध है, और उसके पास दुनिया भर का इस समय अधिकार भी हो गया है, दुनिया भर की सामर्थ्य पहले भी थी उसके पास, अब भी है। और तो ये सब चीजों का जो उपयोग है, इसमें ये लोग कमजोर हैं बहुत। हम्म। और ये कमजोरी जो है चुनाव में
जो प्रबंधन के मत है, हाँ मैं कल से इसको कह रहा हूं इस शब्द को, हाँ। कि बीजेपी और एनडीए का एक एडवांटेज ये है कि माहौल कुछ भी हो, वो प्रबंधन से 3-4%, 5% मत का फर्क ला दे रहे हैं। हम्म, और आप उनके प्रबंधन में जो बदमाशियां हैं उनको भी रोक पाने में फेल है। ये भी एक कारण है। हम्म। जी। ये तो बड़ा बिल्कुल सही बात बोली सर। एक चीज मैं सर्वे पे ही आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसी एक्सिस के सर्वे में एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि यादव और मुसलमान एकजुटता के साथ वोट दे रहे हैं, और इसको बड़ी प्रमुखता से बताया भी जा रहा है कि हो रहा है। लेकिन उसी सर्वे में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, तमाम जो अपर कास्ट हैं वो भी एक तरफा वोट दे रहे हैं एनडीए को। चर्चा एकजुटता की मुसलमान की जाती है, यादव की जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार ये छूट जाते हैं पीछे। तो वन नहीं, साइडेड। हाँ पिछड़ी जातियों में भी दूसरे भी हैं, हाँ सिर्फ यादव ही पिछड़ी जाति नहीं है, हाँ अन्य भी है। तो ये सही आप कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने दिया है, इन्होंने दूसरी जातियों का भी दिया है। हाँ। जैसे आप अब गुप्ता जी के एक्सिस उसमें, अच्छा। और एक जो तिवारी जी ने दिया है, उन्होंने भी दूसरी जातियों का भी दिया है। लेकिन इम्फेसिस यही होती है, मान लीजिए वो दे भी दें, तो हाँ जो स्टूडियो में इसका विवेचन नहीं। कर रहा एंकर होता है, जो हाँ उसके मेहमान होते हैं, हाँ। वो वो अपना निशाना मुसलमान यादव पे ही लगाएंगे। बिल्कुल। वो इस कोशिश करते हैं कि वो इस पार्टी को मुसलमान और यादवों तक सीमित करने में सफल हो जाए। हम्म, ऐसा वो करने में सफल रहे हैं बहुत समय से। तो हम्म, उसमें जो समाज के दूसरे हिस्से आके जुड़ रहे हैं, उनकी कोई गिनती, बातचीत ये सब नहीं होती। और जैसे जब ये दिया गया कि युवाओं में हाँ जातियों के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर हाँ बहुमत जो है, वो ये मतलब केंद्रीय सरकार की नीतियों और राज्य सरकार की नीतियों से जिससे बेरोजगारी फैल रही है, उसके खिलाफ है। हाँ। ये एक बड़ा ये एक इस एक्चुअली इस चुनाव का जो सबसे बड़ा टेक अवे है विचारणीय बिल्कुल। मुद्दा हाँ वो ये है। हाँ। लेकिन अब वही है कि जो जिस ओर ले जाना है उनको धारा, बातचीत तो जो एक आप जैसे आप यहाँ एंकर हैं, आप जिस तरह के सवाल पूछेंगे उससे संबंधित ही जवाब आएंगे। आपको तो मिलेंगे। अगर आप सवालों की दिशा ऐसी कर लेंगे कि वो एक खास एरिया में जानी है, तो उस वहीं जाती है। ये तो है हाँ ही है। जी। बिल्कुल, क्योंकि सर वो उसमें है, सर्वे में से ही देख के मैं बोल रहा था, क्योंकि लेकिन चैनलों पर चर्चा में वो नहीं दिखाई देता। और दूसरा जो वही हो। आपने कहा कि सबसे जरूरी चीज सर, पोस्ट ग्रेजुएट और जो प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए हैं उनके बीच में मार्जिन जो है एनडीए और महागठबंधन का, वो एकदम विजिबल है, वो दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट यही होना चाहिए कि ये लोग, इनकी जातियों का नहीं पता, कुछ नहीं पता। और ऐसे राज्य में बिहार, जहां हर चीज को आप जाति से जोड़ करके देखते हैं, वहां एक नया वर्ग बन रहा है। नहीं, बेरोजगारों का एक बड़ा वर्ग इस देश में परेशानी में है, बहुत परेशानी में है। और जो नीतियां हैं वो बिल्कुल उनको एड्रेस नहीं कर रही हैं, उनको मुंह चिढ़ा रही हैं, उनको परीक्षाओं के जरिए ठग रही हैं, जिसमें वो प्रश्न पत्र जो है वो हो जाते हैं, वो मैनेज होती हैं, क्रिमिनल गैंग्स उनको संचालित करते हैं, और वो ज्यादातर बार तो निरस्त हो जाती हैं। हम्म, और लोगों के इतने पैसे लगते हैं, दूर दूर इनके परीक्षा केंद्र वगैरह होते हैं। वो एक बड़ा विस्तारित विषय है, जिस पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं उसके बारे में। तो उस पे गए बिना मैं ये बताऊंगा कि वो बहुत परेशानी में है। हम्म, एक तो वो नीतियों से परेशान है, दूसरे नीतियों का पालन करने का जो तंत्र है उससे भी परेशान है, हम्म, और कोई हल नजर नहीं आ रहा है। और हम्म। वो फ्रस्ट्रेशन इस चुनाव का एक केंद्रीय बिंदु बना है, ये सामने हमारे आया है। इस पर बात होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन वही है कि एंकर की इच्छा नहीं है, तो बात कैसे होगी। शीतल जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिखाई देता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो 20 से 29 वर्ग के, 20 से 29 आयु वर्ग के वोटर हैं, इनमें जो गैप है वो बड़ा महागठबंधन को लिए उत्साहित कर सकता है उनकी भविष्य की राजनीति को, क्योंकि यस, ये आपने ठीक कहा। इस हाँ चुनाव का जो भी नतीजा आए, हाँ लेकिन एक नतीजा इसका आ रहा है कि भविष्य की राजनीति के लिए खाद पानी हाँ। इंडिया गठबंधन के लिए तैयार हो रहा है देश में। अब वो इसको राजनीतिक रूप से एड्रेस करने में कितना सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हाँ। सर, एक चीज जो महिलाओं को लेकर के कहा जाता है उसको अगर आप थोड़ा समझा पाएं, क्योंकि जो एक्सिस का सर्वे है उसमें 41% दे रहे हैं एनडीए महागठबंधन को और 45% एनडीए को। तो महिलाओं का तो वोट हमेशा से ये तो जेडीयू के कारण फालतू टोटल, में। हाँ ये 41 और 43 टोटल है। हाँ। तो इस ये महिलाओं का नहीं है, हाँ महिलाओं का अलग है, ये तो टोटल है।
हाँ महिलाओं का सर, हाँ महिलाओं का 40-42 2% का है, 2% का। तो महिलाएं तो ये और हमेशा से नीतीश जी के कारण ज्यादा देती थी। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि इस बार क्या एक महिलाओं जो महागठबंधन को वोट देते थे, क्या उसमें से कोई चंक इधर ऐड हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। वहां चुनाव दर चुनाव ये आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ रहा है। उसकी हाँ वजह समझ में आती है, हाँ। क्योंकि वहां के ज्यादातर पुरुष रोजी कमाने वहां से चले जाते हैं बाहर। हम्म, सब नहीं लौट पाते, कुछ लौट पाते हैं छठ वगैरह में, लेकिन सब थोड़ी लौट पाते हैं। हम्म, तो एक बहुत बड़ा उनका पुरुष संवर्ग जो है वो बाहर होता है, इसलिए उसका नंबर कंपैरेटिवली महिलाओं से कम हो रहा है, और महिलाएं गांव में रह जाती हैं। हम्म, जो महिलाएं गांव में रह जाती हैं, नीतीश जी ने उस ऑडियंस को नर्स करने की बहुत सी योजनाओं के जरिए कोशिश की है, हम्म, जिसमें जीविका योजना का बहुत जिक्र होता है, जिसमें शायद 1 करोड़ 32 लाख महिलाएं किसी हाँ, न किसी रूप में संलग्न हैं। हाँ, इस चुनाव में एक बहुत चालाकी से ये किया गया था कि चुनाव आयोग ने एक आयोजन लिया था कि हमें महिलाओं को ज्यादातर वोटिंग उसमें लाना है, उनके बीच जागरूकता बढ़ानी है। तो इन्हीं जीविका दीदियों के जरिए चुनाव आयोग ने कथित जागरूकता बढ़ाने का जो अभियान किया, वो भी आप कह सकते हैं कि एनडीए को सपोर्ट करने के लिए एक अभियान किया। हम्म, एक और चुनाव आयोग ने इस अभियान के जरिए उन 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को एंगेज कर लिया। मैं नहीं कह रहा कि सबको उन्होंने हाँ, कहा होगा वो, मतलब उनको एंगेज करने की कोशिश की। हम्म, और दूसरी ओर जो नीतीश सरकार है उसने ठीक चुनाव के वक्त उनको 10,000 रुपया दे दिया, हम्म, और उस 10,000 रुपए से प्रभावित उनको करने की कोशिश की, जिस पर चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई। उनको वो काम करने दिया, ड्यूरिंग इलेक्शन भी बांटने दिया। तो ये दोनों चीजें मिलजुल के एक काम किया गया, जिस पे राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि ये मिली भगत है। इस तरह की चीजों से वो मिली भगत लगती है। लेकिन शीतल जी एक चीज ये, अगर ये चुनाव के बीच में पैसा ना बांटा जाता, इतनी योजनाएं जो जारी रखी गई वो ना रखी गई, इन सब के बाद भी अब भी मुकाबला बड़ा कांटे का बताया जा रहा है। बहुत यानी कांटे कि का है, बहुत हाँ, कांटे का यानी है जी। चुनाव की दिशा कुछ और हो सकती थी अगर चुनाव आयोग इन नियमों के साथ चलता। ये सब करने के बाद भी, लोगों के खाते में पैसा पहुंचने के बाद, उनके हाथ में चुनाव में पैसा आने के बाद भी अगर मुकाबला कांटे का है। कांटे का नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी इनके सर्वेक्षण के अनुसार तेजस्वी की पार्टी है। हाँ। ये तो मुकाबला कांटे का तो है ही है। तेजस्वी इसमें हार नहीं रहे हैं। हम्म। हाँ, वो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ वो हार भी नहीं रहे हैं। ये हाँ। अजीब सा नतीजा है। तो उनको, उनके लिए इसमें भविष्य है, और वो अपनी कमियों को दुरुस्त करें, विपक्ष अपनी कमियों में अपने सांगठनिक और दूसरी कमियों को दुरुस्त करे। निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि इस समय विपक्ष का काम करना भी आसान नहीं है। हाँ। चुनौतियां असाधारण रूप से बड़ी होती जा रही है। हम्म, जब सारे इंस्टीट्यूशन एक तरफा होने लगे, हम्म, कोर्ट्स वगैरह में कुछ फैसले न हो सकें, सब चीजें अनुत्तरित रह जाएं, जब आपके काम में इतनी बाधा दौड़ खड़ी कर दी जाए कि आप पैदल भी न चल सकें, तो ये साधारण वक्त तो नहीं है। लेकिन जो असाधारण वक्त असाधारण योग्यता का भी डिमांड करता है। तो आपको इस असाधारण वक्त के लिहाज से अपने को तैयार करके सामना करना पड़ेगा, वरना ये देश का लोकतंत्र तो, जैसा बहुत से विद्वान कह रहे हैं और तमाम दुनिया में अध्ययन करने वाली संस्थाएं कबूल रही हैं या दर्ज कर रही हैं, कि हम खतरे में हैं। जी। आपकी बात सुन के मुझे सुबह एडवोकेट संजय घोष ने एक ट्वीट किया था सर कि कौन सी संवैधानिक संस्था है जिसकी साख पिछले 10-11 सालों में बढ़ी है, बताइए। तो बिल्कुल बहुत वही चीज। हाँ, एक चीज सर। बहुत हाँ, एक चीज सर चल चलते जानना चाहूंगा कि जी। ये लगातार बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, 2-3 दिन से खूब चल रहा है कि नीतीश जी बहुत सक्रिय हो गए, नीतीश जी अपने आसपास के लोगों से मिल रहे हैं, नीतीश जी कुछ तूफानी भी कर सकते हैं। तो ये सब केवल राजनीतिक गप ही है, या ऐसा कुछ संभावनाएं भी बन सकती हैं बिहार के राजनीतिक चरित्र को देखते हुए। मैं नीतीश जी को कोई क्रांतिकारी कैरेक्टर नहीं मानता। हम्म, बहुत लिजलिज लालची कैरेक्टर है, जो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। अभी की जो परिस्थितियां हैं, मुझे उनसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी उनको लात मार देगी तो बात दूसरी है, हम्म। वरना इन लोगों ने तो इस देश के लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक समझ को, और जो ये दावे करके राजनीतिक जीवन में आए थे, उस सबको धता बताया। और तेजस्वी यादव हालांकि हर सर्वे में सर पहली पसंद बने हुए हैं सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ, उनमें और नीतीश में फर्क भी बहुत बड़ा है। हाँ
यस, तो यही सब चीजें नीतीश वो सॉरी तेजस्वी जी के लिए भविष्य के अच्छे वो जो ग्रीन शूट्स कहलाते हैं, ये वो हैं। अब ये उनको उनकी काबिलियत पर है कि वो इस सब का कैसे अपने आने वाले भविष्य में अपनी भविष्य की राजनीति में कैसे उपयोग करते ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल सर, आप समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हैं। इट्स अ प्लेजर।